गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम रियाज सर तुम लोगों के लिए एक नया वीडियो लाए हैं। ये मॉडर्न यूरोप हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस इन इंग्लैंड क्यों हुआ। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, इसी के बारे में आज बात करना है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। इसके ऊपर बहुत सारे किसने बहुत सारे डिबेट होते हैं, लेकिन पहले ये बात बता देते हैं कि कौन, मतलब किसने ये वर्ड का इस्तेमाल किए। उनका नाम था लुइस ऑगस्टा ब्लांकी, 1837। और उसके बाद 1880 1881 जो अंग्रेज हिस्टोरियन थे आर्नोल्ड टॉयनेबी, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में इस वर्ड को ज्यादा फेमस कर दिया था। तो ये पहले समझ लेते हैं जो वर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। अगर इजी वे में हम तुम लोगों को समझाएंगे तो ये हो सकता है कि 18th सेंचुरी में, ये मिडिल भाग मतलब मध्य भाग में, 18th सेंचुरी की मध्य भाग में ऐसा देखा गया बहुत सारे साइंस के डेवलपमेंट हुए और इवोल्यूशंस इतना इतना, मतलब साइंटिफिक थॉट्स की इतने बड़े बड़े चीजों का डिस्कवर किया गया। और उसके चलते क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है, अब पहले जो होता था जो आदमी लोग करते थे, अब क्या हुआ वो मशीन प्रोडक्शन करने लगे। तो और इसके चलते क्या हुआ, वो इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ गई और प्रोडक्शन भी बढ़ गई। ये पूरा सिचुएशन, ये जो परिवर्तन दिखा गया 18th सेंचुरी की मिडिल भाग में, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। अगर हम लोग जनरल वे में बोलेंगे कि इससे पहले 18th सेंचुरी की मिडिल भाग से पहले जो चीजें जो मानव सभ्यता के मतलब जो ह्यूमंस बीइंग प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते थे, उसकी जगह आ गए मशीन। इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। अब क्वेश्चन ये आता है, हिस्टोरियंस लोगों में डिबेट ये है कि ये यूरोप में बहुत सारे कंट्री थे, इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। अब पहले छोटा करके हम तुम लोगों को बता देते हैं कि अगर कहीं पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है उसके लिए क्या क्या चीज जरूरत है, ये थोड़ा हम बता देते हैं। जरूरी चीज ये है कि पहला ये होना चाहिए कि आपके पास जगह होना चाहिए। दूसरी बात ये होना चाहिए पैसे होना चाहिए। तीसरी बात कारखाना होना चाहिए। चौथी बात प्रोडक्शंस अगर हो रहे हैं उसको बेचने के लिए बाजार भी जरूरी है। और लास्ट में कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब इन सब चीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। अब इंग्लैंड में क्यों हुआ। इंग्लैंड में ऐसा कहा जाता है कि वहां के जो वेदर है, वहाँ का वेदर जो है बहुत ड्राई रहते हैं। तो इसलिए जो कॉटन इंडस्ट्री में जो पहली बार ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसमें बहुत ही ये वेदर बहुत परफेक्ट था। मैं यहाँ पर स्क्रीन में तुम लोगों को कुछ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो वेदर जो है ना, वो एवरेज ड्राई वेदर के लिए बहुत ही बेहतरीन पोजीशंस में इंग्लैंड। तो इसके चलते कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि वो जो सूता होता है ना, वो धागे वो टूटते नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड में बहुत सारे नदियां हैं और जो वाटरफॉल्स हैं, उसके चलते क्या हुआ, वो लोग उसका शक्ति का इस्तेमाल करके वो मशीन को चलाते चलाते थे उस वक्त। तीसरी बात ये हुआ कि साउथ के इंग्लैंड के साउथ साइड में बहुत सारे जो हवा कॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते थे मशीन मशीन चलाने में। और चौथी बात, इंग्लैंड में बहुत सारे इतने खजाना में भरपूर मतलब उनके नीचे, मतलब लोहा और कोयला जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये दो चीज वहां पर बहुत अच्छी तरह मिल रहा था। और लास्ट में हम ये हिस्टोरियंस लोग बोलते हैं कि इंग्लैंड में जो रॉ मटेरियल्स है और रॉ मटेरियल्स के आने जाने या प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस्ड हो रहा था, उसको लाने और आने में बहुत ही जो रास्ते वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब आने जाने के लिए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन पोजीशन में थे इंग्लैंड। तो इन सब चीजों के चलते इंग्लैंड में पहली बार ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। हिस्टोरियंस लोगों का डिबेट यही है कि
अब देखिए, ये सब जो चीजें हमने अभी बताया, ये बोलते हैं कि जर्मनी, ये स्कॉटलैंड या इन सब देशों में तो ये भी फैसिलिटीज था, लेकिन इंग्लैंड में क्यों हुआ, इन सब देशों में पहली बार क्यों नहीं हुआ? हिस्टोरियंस हॉब्सबॉम जो मानते हैं कि सिर्फ ये नेचुरल जो चीजें अभी हमने बताया, इन सब चीजों की वजह से इंग्लैंड में ये नहीं हुआ था। इससे इसके साथ साथ बहुत सारे और भी सहायक चीज जो थे, वो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड के लिए। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या था इंग्लैंड में, किस वजह से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ये मैंने पिक्चर डाला है कॉटन इंडस्ट्री का, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कॉटन इंडस्ट्री में पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। अभी हम तुम लोगों को दो रिवर दिखाएंगे, एक टेम्स दिखाएंगे और ये है मर्सी रिवर। क्योंकि अभी मैंने बोला कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ये लो जो वाटर वाटर जो मतलब जो अ, नदी का जो इस्तेमाल उस वक्त हो रहा था, जान माल आने जाने के लिए, इंग्लैंड एक बेहतरीन पोजीशन में था। यूरोप में ऐसा कोई कंट्री नहीं था इंग्लैंड की जैसा। पहला जो कारण हिस्टोरियंस लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ। इंग्लैंड के इंग्लैंड में उस वक्त मतलब 18th सेंचुरी में बहुत ही, यहां पर मैंने एक मैप डाला कि पॉपुलेशन की बहुत ग्रोथ हो रहा था उस वक्त। गांव में क्या हुआ, गांव की तरफ आप देखो जनसंख्या बढ़ रहे हैं, लेकिन गांव में तो उतना ज्यादा काम नहीं है, इसीलिए वो गांव के लोग काम करने के लिए वो टाउन की तरफ आने लगे। और उस वक्त इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो रहा था टाउन में, और इसीलिए बहुत सारे वर्कर्स की भी जरूरत थी। तो वो वर्कर्स मिल गए गांव से जो लोग आ रहे थे। एक बहुत बेहतरीन पोजीशन मिल गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत बहुत फायदेमंद साबित हो गया। और दूसरी बात ये है, इंग्लैंड में उस वक्त एनक्लोजर सिस्टम चालू हो रहा था। एनक्लोजर सिस्टम मतलब ये, जो लैंडलॉर्ड से उस वक्त के छोटा छोटा जमीन वो लोग खरीद के अपने एरिया में, छोटे छोटे जमीन को खरीद के अपना एरिया को घेर रहे थे, और वहां पर जो खेती बाड़ी करने वाले किसान, उनका जो डेली रूटीन वो सब उन लोगों ने उन लोग वो मान्यता नहीं दिए, लेकिन उनके उनके जगह में जो हम लोग पसम बोलते हैं, जो भेड़े का जो खेती बाड़ी बोलते हैं, उसका खेती बाड़ी करने लगे। मतलब वो जो भेड़े से जो लोम निकलते हैं, उसको उसका उसका मतलब पालन शुरू हो गया था इनक्लोजर सिस्टम में। और इसके चलते क्या हुआ, जो किसान थे वो किसान भी गांव में, अगर इंक्लोजर सिस्टम शुरू हो गया है तो गांव में वो लोग रह नहीं पाए, इसके लिए वो लोग गांव धीरे धीरे छोड़ने लगे और टाउन की तरफ चलने लगे। तो वहां पर वो लोग भी आके कारखाना में काम करने लगे, और ऐसा कहते हैं इंग्लैंड में ये पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत मदद मिला था। दूसरा जो ये, हम तुम लोगों को एक पॉपुलेशन ग्रोथ की एक चार्ट दिखाएंगे, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर। मैनचेस्टर में 1801 और 1841 में देखो 35,000 से 3,53,000 अप, और लीड्स में 53,000 से 1,53,000, 23,000 तो बर्मिंघम में से 1,83,000। तो ऐसे फील्ड में ये हुआ 46,000 से, और 1841 में हो गया 1,11,000। ये पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था जो बेहतरीन साबित हुए थे इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। अब आते हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस। इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जनसंख्या जब बढ़ रहे थे उस वक्त खेती बाड़ी में प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ने लगा था। क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे 1730 टू 1770 में जितनी जनसंख्या बढ़े वो 7% था, और इस वक्त इसी सेम टाइम में जन प्रोडक्शन बढ़ा 10%, मतलब 3% एक्स्ट्रा हो गया। और इसके चलते क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, मतलब नए नए इंडस्ट्री की स्थापना हो रहे थे, उसके चलते क्या हुआ, वो रॉ मेटेरियल्स की बहुत कच्चा माल जिसको हम लोग बोलते वो बहुत जरूरी हो गया था। और और इसके साथ साथ जो किसान थे, मतलब जो कारखाना में काम करने वाला लेबर, उसके भी जरूरत था, और उनकी सैलरी भी बहुत कम थी। और क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था तो इसीलिए उसी कम पैसे से उनको रहना खाना सब कुछ बंदोबस्त करना था।
तो इसीलिए उन लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया। और किसान के मतलब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के चलते क्या हुआ, गांव के जो किसान थे उनके पास पैसे आए और उस पैसे से वो लोग माल खरीदने लगे। मतलब खरीदने के लिए उन लोगों के पास पैसे रहे, मतलब गांव लेवल में इंग्लैंड में जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो रहा था उस वो लोग खरीदने लगे थे। मतलब एक बाजार, अंदर में भी एक बाजार तैयार होने लगा था। और गांव में जो जो एरिया थे, जो मतलब जो किसान खेती बाड़ी करने वाले खमार जो होते थे, एनक्लोजर सिस्टम अभी मैंने बताया, वहां पर जो भेड़े से जो पशम निकलते थे, मतलब वो जो लोम जिसको बोलते हैं, और जो भी खाद्य सामग्री वो लोग प्रोडक्ट करते थे और उनको बेच के वो लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे थे। और इसके चलते क्या हुआ, वो लोग बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। ये हम लोग देख पाएंगे कि इंग्लैंड में एग्रीकल्चर के रेवोल्यूशन के चलते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मदद मिल गया। अब आते हैं, ये मैंने पिक्चर डाला है, अब आते हैं कि रॉ मटेरियल। एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे कहीं पर भी चले जाओ, आज भी अगर तुम लोग देखोगे ना, कहीं पर अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारे संसाधन की जरूरत है, जैसे कच्चा माल, बाजार और मूलधन मतलब पैसे। अभी मैंने बता दिए। अब देखो रॉ मटेरियल्स के चलते कोयला की जो बहुत जरूरत थी, और लोहे का बहुत जरूरत थी, कॉटन जो तूला जो बोलते हैं, और वो वाटर सिस्टम्स मतलब जाने आने के लिए जो रास्ते होना चाहिए था, तो वो इन सब चीजों के लिए इंग्लैंड बहुत आगे थे। कैसे आगे थे, अब एक एक करके बताते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इन सब देशों में इंग्लैंड ने कॉलोनी बना चुके थे। अब जहां पर कॉलोनी बना लिए हैं वहां पर तो इतनी जनसंख्या है, वहां से कच्चा माल जो है वो इंग्लैंड ला रहे थे। और ये सब कच्चा माल इंग्लैंड में लाके प्रोडक्ट तैयार करके वो लोग वहां पर बहुत बड़ा बाजार था, वहां पर बेच रहे थे। मतलब कच्चा माल भी मिल गया और बेचने के लिए बाजार भी मिल गया। ऐसे इंग्लैंड के अंदर में तो वो लोग बेच रहे ही थे। और तुम लोगों को ये लगेगा कि पैसा कहां से आया, अरे इतने सारे मुनाफा हो रहा था, इतने सारे मुनाफा, मतलब कम पैसे में कच्चा माल लाए और ज्यादा पैसे में बेचने लगे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे इंडिया और जो चाइना में बहुत सारे जो बहुत एक्सपेंसिव चीजें बहुत कम पैसे में मिल लेके यूरोप के कंट्री में वो लोग बेचते थे। मतलब इंग्लैंड के वणिक जो थे, ट्रेडर्स जो थे, वो लोग बेचते थे, बहुत सारे पैसे कमाते थे। और हम लोग ये तो जानते ही हैं, इंडिया में 1757 पॉलिसी के बैटल के बाद बहुत सारे पैसे हमारे हमारे देश के पैसे वो इंग्लैंड लेके चले गए। तो वो तो पैसे की कमी उन लोगों को नहीं नहीं हो रहा था। तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर कहीं पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, 5 फैक्टर्स हमने यहां पर मैंने लगाए हैं कि यहां पर क्या हो रहा था कि 1688 इंग्लैंड के अंदर युद्ध नहीं छिड़ा था, बाहर युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड में इसके चलते क्या हुआ, अगर अंदर युद्ध नहीं होगा ना तो वो स्टेबिलिटी बना रहेगा। और उस वक्त ऐसा भी कहा जाता था, जो नौबाहिनी थे मतलब नेवल फोर्स, वो इंग्लैंड के सबसे तगड़ा था, वो वर्ल्ड के फेमस नेवल फोर्स हुआ करता था उस वक्त। तो इसके चलते क्या हुआ कि वो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई युद्ध नहीं है, और अच्छा फोर्स, पूरा यूरोप समेत पूरा वर्ल्ड को वो लोग कंट्रोल कर रहे थे। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि यूरोप के और कंट्री में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्रांस भी, जर्मनी भी बहुत सारे उस वक्त बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था। लेकिन फ्रांस में क्या हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था हम लोग जानते हैं, और जर्मनी में भी ऐसे ही हालात था। तो इसलिए वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं था। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेंगे ना तो गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे कर पाएंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं मिला। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जो आगे आने वाला सिचुएशन, अगर मान लो कि अगर सिस्टम ही खराब हो रहा है, अंदर अगर स्थिति ठीक नहीं है, तो कोई आगे नहीं आएगा। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंग्लैंड के फेवर में था। अब आते हैं सोशल मोबिलिटी। हम लोग जानते हैं इंग्लैंड के जो समाज थे, वो है अभी भी है, वो उस जमाने में इंग्लैंड, उस दौर के इंग्लैंड में समाज जो थे वो बहुत ओपन माइंडेड समाज बन चुका था।
और मूवमेंट वाला समाज बन चुका था, मतलब आगे जाने वाला समाज बन चुका था। क्योंकि हम लोग जानते हैं 18th सेंचुरी के बहुत सारे उस वक्त के यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे थे जो लोग जब मेडिवल एज के जो मध्यकालीन जो दुनिया की जो हालत था उस दौर को कंटिन्यू कर रहे थे। 1861 में हम लोग देखें, 1861 से पहले रसिया में वो सार्फ सिस्टम बना हुआ था। 1861 में सार्फ को हटाया गया। आप बताइए, तो ये अगर आप मानव जीवन को ही आप अगर आप बंधन में रोक देंगे तो कैसे डेवलपमेंट होगा? इसलिए वो अदर कंट्रीज वो मूव कर नहीं पाए जैसे इंग्लैंड किए, क्योंकि इंग्लैंड के जो जो ट्रेडर्स हुआ करते, जो हाई क्वालिटी क्लास पीपल थे, वो आगे सोचने वाला पीपल थे। अगर हम लोग देखेंगे फ्रांस के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो अभिजात संप्रदाय थे, तो वो लोग क्या थे, वो लोग हर वक्त अपना अपना पर्सनल सोसाइटी में कैसा दबदबा बना के रखना है वो उसके बारे में सोचते थे। वो लोग ट्रेड के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन इंग्लैंड में उल्टा, जो मिडिल क्लास पीपल, मतलब जो अभिजात संप्रदाय जिसके पास पैसा था, वो लोग बिजनेस के बारे में सोचते थे। वो सोसाइटी के बारे में अपना वो सब चीजों के बारे में नहीं सोचते थे। इसीलिए क्या हुआ कि इंग्लैंड की जो समाज है वो मोबिलिटी बना हुआ था। और अगर किसी के एक इंडिविजुअल के साथ, मतलब इंडिपेंडेंस अगर वहां पर दिखाने के लिए मौका मिल रहा है तो वो समाज आगे तो निकलेगा ही निकलेगा। अब आते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। इंग्लैंड में क्या हुआ, दुनिया में, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि दुनिया में उस वक्त सबसे अच्छा शक्तिशाली नावल फोर्स इनके पास था। और इंग्लैंड का अगर लोकेशन अगर तुम लोग देखोगे तो चारों तरफ घिरा हुआ, मतलब चारों तरफ, मतलब एक जो वाटरवेज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में थे। बहुत सारे बाहर के लोग आ सकते थे। और जहाज बंदर भी बहुत सारे थे। और पोर्ट्स बहुत अच्छे अच्छे थे। और दूसरी बात ये हुआ कि इंग्लैंड में बहुत ही लंबा जो किनारा है, उसके चलते क्या हुआ, बहुत सारे छोटे मोटे बंदर के साथ साथ बड़े बड़े पोर्ट्स बने थे। और इसके चलते क्या हुआ, बहुत सारे लंबा एरिया में बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया। और तीसरी बात इंग्लैंड में ये हुआ कि उस वक्त ये रास्ता बन रहा था, बहुत अच्छे अच्छे रास्ता बन रहा था। तो इसके चलते अंदरूनी हिस्सों में भी रास्ता बन रहा था। ये अंदरूनी हिस्सों में रास्ता बनने का एक फायदा ये है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप जल्दी जल्दी आप बंदरगाह में ला सकते हो, या किसी जगह में लेके जाना है तो जल्दी जल्दी लेके जा सकते हो। तो ये फायदा हुआ इंग्लैंड के। अब आते हैं कि इस इंग्लैंड के जो 18th सेंचुरी में ये ऐसा सिस्टम देखा गया कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करने से ज्यादा वो लोग इंपॉर्टेंस दे रहे थे एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर और कॉलोनी तो वो तो बना चुके थे पहले ही। और इसलिए क्या हुआ, इंग्लैंड की इकोनॉमी में एक बहुत ही बार आ चुका था। बार मतलब पैसे ही पैसे, हम बता सकते हैं। और इतने सारे मुनाफा आ रहे थे, तो इतना बड़ा बाजार इन लोगों को मिल चुका था। और उनके अंदर जो जो हाई क्लास पीपल थे, जिनके पास पैसे थे, वो कारखाना को एस्टेब्लिश कर रहे थे। और इतने सारे मतलब अब इतने सारे लोगों के लिए इतने सारे प्रोडक्ट भी देना है, तो इसीलिए क्या हुआ, इंग्लैंड में बहुत ही ज्यादा ढंग से इंडस्ट्री के डेवलप्ड हुआ था, क्योंकि वो सब प्रोडक्ट बाहर की देशों को देना था। तो इसके चलते क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल ट्रेड के प्रति जो इंग्लैंड के लोगों की जो सोच, ये भी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत ही बड़ा हिस्सा, बहुत ही बड़ा भूमिका पालन किए थे। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम बताएंगे कि पेट्रोनाइजेशन ऑफ स्टेट। आप देखो 1640 में अब गृह युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। उसके बाद वहां पर उसके बाद क्या हुआ ना, इंग्लैंड में जो मिडिल क्लास थे उनके पास जो पॉलिटिकल पावर बहुत ही बढ़ चुका था। और इसके चलते क्या हुआ, इंग्लैंड में वही लोग इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे थे।
और ये लोग तो मतलब खेती बाड़ी से ज्यादा इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव कर रहे थे। और इसके चलते क्या हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर ये लोग प्रेशर डाल रहे थे कि आप लोग नए नए कॉलोनी को अपने कंट्रोल में कीजिए, क्योंकि हम लोगों को माल बिक्री करना है, कच्चा माल भी लाना है। और गवर्नमेंट क्या किए, गवर्नमेंट इन लोगों को सपोर्ट करने लगे। ये तो वहाँ यहाँ पर ये तो बहुत ही नेचुरल चीजें हैं, आजकल भी अगर होते थे प्राइवेटाइजेशन में। अगर ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स को उनको ज्यादा कर्म संस्थान हो रहे हैं, तो उस वक्त इंग्लैंड में ऐसा ही हो रहा था कि प्राइवेटाइजेशन मतलब कारखाना स्थापन करने का मतलब गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत थी। और बहुत ज्यादा ज्यादा कारखाना स्थापन करेंगे, लोगों को काम मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, देश की इकोनॉमी बढ़ता रहेगा। बस इसी हालत हुआ था, मतलब ये सिचुएशन बन चुका था जो बेहतरीन इकोनॉमी के लिए बेहतरीन साबित हुआ। अब आते हैं इस वक्त, ये सब चीजें भी तो था, इसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन हुआ इंग्लैंड में, जो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को आगे लेके चले गए। तो एक एक करके हम तुम लोगों के सामने बताते हैं कि ये फ्लाइंग शटल एक बेहतरीन जो कॉटन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फ्लाइंग शटल 1733 जॉन के ये इनका इन्वेंशन था, जो कपड़ा को बुनने के लिए एक यंत्र माना जाता है। ये लेफ्ट साइड में तुम लोग जरूर देख पा रहे हो। तो फ्लाइंग शटल के आविष्कार इन्होंने किए, जो कॉटन इंडस्ट्री को आगे लेके चले गए कपड़ा बुनने के लिए। दूसरा आविष्कार ये हुआ स्पिनिंग जेनी, जेम्स हारग्रीव्स 1765। ये सूता को काटने के लिए एक यंत्र है, ये लेफ्ट साइड में तुम लोग जरूर देख पा रहे हो। ये इसका आविष्कार यहाँ पर इस वक्त हुआ था। तीसरा आविष्कार हम तुम लोगों को दिखाएंगे वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम का जो आविष्कार करता थे रिचर्ड आर्कराइट, 1769 में इन्होंने आविष्कार किए। और पानी में चलने वाला जो यंत्र थे उसको काम में लगा के कपड़ा बुनने का एक मशीन इन्होंने डेवलप किए थे, मतलब इन्वेंशन किए थे इस बार। चौथा स्पिनिंग म्यूल, ये स्पिनिंग मिल इन्होंने सैमुअल क्रॉम्पटन ने बनाया। और इस वक्त स्पिनिंग मिल की काम ये था, बहुत ही स्मूथ कपड़ा जो सूता है वो सूता को काटने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल किया गया, मतलब इन्वेंशन हुआ था 1779 में। अब आया पावर लूम। अब पावर लूम बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ इस वक्त, क्योंकि ये 17 एडमुंड कार्टराइट 1785, ये बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ कपड़ा बुनने के लिए। मतलब इसके साथ साथ क्या हुआ, जल्दी जल्दी में कपड़ा बुनने लगे, कम समय में ज्यादा कपड़े का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था, जो एडमुंड कार्टराइट 1785 में उन्होंने इनका इसका इन्वेंशन किए थे। अब आते हैं स्टीम इंजन, जेम्स वाट ने आविष्कार किए 1782, जो पहले जल और जो वायु शक्ति थे उसकी जगह ले लिए बाष्प शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये स्टीम को काम में लगा के जो इंजन चलाने लगे। मैथ्यू बोल्ट करके बोल्टन इंजन, ये मैथ्यू बोल्टन जो है उस वक्त के बिजनेसमैन थे। इन्होंने ये वो जेम्स वाट की जो स्टीम इंजन को बाहर बिक्री करने के लिए, मतलब ये बाजार बाजार में बिक्री करने के लिए इन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिए थे। तो इनका नाम भी आता है, उस वक्त जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था बहुत बेहतरीन सब भूमिका पालन किए थे। और इनका नाम है अब्राहम डर्बी, जो फर्स्ट टू इन्वेंट लोहे को कैसे गलाया जा सकता है, इसका आविष्कार इन्होंने किए। पहले कोयला और चुना पाथर लगा के, पहले जो होता था काट और कोयला को लगा के हम लोहे को गलाते थे। अभी क्या हुआ, कोयला और चुना पत्थर, जो पत्थर होते हैं स्टोन को इस्तेमाल करके लोहे को गलाने का काम इन्होंने आविष्कार कर लिया। और इसके साथ साथ और एक चीजों का इन्वेंशन हुआ, ब्लास्ट फर्नेस, जो 1760 में हुआ, जॉन स्मिटन। और ये जॉन स्मिटन ब्लास्ट फर्नेस में खूब बहुत ही कम खर्चे में लोहे को गलाने का जो चूल्हा है, इनका आविष्कार ये है। इनके चलते क्या हुआ, अब लोहे का प्रोडक्शन बहुत ही कम पैसे में होने लगा था।
सेफ्टी लैम्प के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। तो ये सेफ्टी लैम्प 1815 में हम्फ्रे डेवी बनाए थे। और इसके चलते क्या हुआ, क्योंकि लोहे को गलाने के लिए कोयला का बहुत ही इस्तेमाल हो रहा था और इंडस्ट्री के लिए कोयला बहुत जरूरी था। लेकिन जो खदान में कोयले को अंदर से लेके जाते थे, वो जो वर्कर्स थे, उन लोगों को दिक्कत होता था अंधेरे में। तो ये सेफ्टी लैम्प उन्होंने बनाया और अंदर में कोयला को जो खदान में कोयला निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे उस वक्त इंग्लैंड में थॉमस टेलफोर्ड और जॉन मैकडम ने 1811 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की उन्होंने इन्वेंशन किए, वो है रास्ता निर्माण करने के लिए पत्थर और जो बिटुमिन ये सब देके रास्ता बनाने का टेक्निक इन्होंने आविष्कार कर लिए थे। और हम लोग जानते हैं बिना रास्ते के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलता। और स्टीम रेल इंजन 1814 में इनका आविष्कार किए जॉर्ज स्टीफेंसन ने। और इसके चलते क्या हुआ, जो परिवहन व्यवस्था थे वो उसका आमूल परिवर्तन हो गया। मतलब इस एक मतलब एक क्या कहें कि एक तरह से पूरी तरह से माल इधर से उधर लेके जाने के लिए, कच्चा माल लाने के लिए बहुत ही जबरदस्त साबित हुए, जो उस वक्त इंग्लैंड में आविष्कार हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी में 30 के दशक में डारहम से स्टॉकहोम बंदर तक रेल पथ का निर्माण किया गया था। और वही पथ विश्व का पहला रेल पथ माना जाता है। 1850 में इंग्लैंड में 6000 माइल का रेल पथ बना था और 1818 में 17,000 माइल का रेल पथ बन चुका था। इसके क्या हुआ, रेलपथ जो है, रेलपथ मतलब रेलवे का जब हम लोगों की दुनिया में इन्वेंशन हुआ, क्या इंडस्ट्री, क्या सोसाइटी, क्या इकोनॉमी, सब में इसका प्रभाव पड़ा। और 1815 में रॉबर्ट फुल्टन स्टीम बोट का आविष्कार कर लिए। तो ये स्टीम बोट हम लोग जानते हैं पानी में सबसे स्पीड में जाने के लिए एक वाहन है। और हम लोग जानते हैं इसका गति था 1 घंटे में 5 मील तक जाते, मतलब जा सकते थे उस वक्त। अब तो बहुत ही टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, अब इसका बहुत बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होता है, नया नया वर्जन आ गया है। तो उस वक्त के लिए बहुत ही अच्छा था। और लास्ट में हम बोलेंगे जेम्स ब्रिडले साहब का बात। जेम्स ब्रिडले साहब ने कैनल की स्थापना कर दिए। मतलब नदियों को जोड़ने का जो कैनल, मतलब मान लो कि नदी जहां से बह नहीं रहा है, वहां से नदी को पानी को अंदर लाने के लिए इन्होंने कैनल बना लिए और खाल बना लिए। वहां पर क्या होगा, कैनल खाल बनाने की वजह से क्या होगा, रास्ता और अंदर चला गया। और नौ जो उस वक्त के जो बोट्स होते थे वो अंदर अंदर आ चुके थे। मतलब बिजनेस के लिए उस वक्त बेहतरीन साबित हो गया ये कैनल का इन्वेंशन होने के बाद। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड में एक तरह से ऐसे ऐसे चीजों का इन्वेंशन हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम इतना अच्छा हुआ, इकोनॉमिक सिस्टम इतना अच्छा हुआ, और जो बेहतरीन जगह कॉलोनीज उन लोगों को मिला, और उन लोगों का कंट्रोल नो फोर्स मतलब नेवल फोर्स इतना अच्छा जबरदस्त था। मतलब ओवरऑल हर चीजों में इंग्लैंड यूरोप की जो और कंट्रीज थे उनसे आगे थे। इसीलिए इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हुआ था। आशा करते हैं ये वीडियो तुम लोगों के काम में आएगा। तो तुम लोग जरूर टेक्स्ट बुक पढ़ो, तो टेक्स्ट बुक में और भी बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।